और अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। एक घर में एक आदमी के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून, तो ऐसे में कोई घर चल सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने यह सवाल 27 जून को भोपाल की रैली में पूछा था। उसी के बाद हवा बनी थी कि क्या मोदी 24 के चुनाव से पहले यूसीसी ले आएंगे। कुछ दिन माहौल बना, बयानबाजी हुई, फिर बात आई गई हो गई। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूसीसी की चर्चा में फिर से प्राण फूंक दिए हैं, ये वादा करके कि उनके होते हुए यूसीसी आ ही नहीं सकता। यहाँ साफ नहीं है कि क्या ममता ने INDIA अलायंस के बिहाफ पर गारंटी दी है। वहीं अलायंस के एक और पार्टनर जेडीयू ने भी माहौल बनाया है, कहा है कि मोदी फिर से पावर में आ जाएं तो संविधान बदल डालेंगे। 24 के चुनाव में अभी तो बातें शुरू हुई है, आगे इन बातों पर बहुत बखेड़े हैं। अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस मनाकर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ब्रांड हिंदुत्व 24 में भी इतना ही खरा है जितना 2014 और 2019 में था। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने दूसरी धार पकड़ी। ममता कोलकाता में इमामों और मुअज्जिमों से भरे स्टेडियम में पहुंची, उनके भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया। इसके बाद अपना सबसे बड़ा चुनावी प्रॉमिस किया, वो ये कि जैसे बंगाल में CAA और NRC नहीं आने दिया, वैसे ही गारंटी है कि UCC भी कभी नहीं आने दूंगी। NRC इस्यूते আপনারা দেখেছেন, আমার রাজ্যে আমি কিন্তু করতে দিইনি আর করতে কোনোদিন দেবও না। অনেক রাজ্য করেছে। কোন ইস্যুটা বলুন আমরা করিনি? NRC নিয়ে করেছি, ক্যা নিয়ে করেছি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দিয়েছি, আমরা মানব না। UCC पर बीजेपी का स्टैंड साफ है कि आज या कल आएगा तो सही। उसकी सरकारें भी इसी दिशा में हैं। बंगाल में 30% अल्पसंख्यक वोट है, ऐसे में ममता की मजबूरी समझ सकते हैं। हाँ, ममता के विजन पर इंडिया अलायंस में टेंशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही ले, जो ये कह चुकी है कि UCC के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता बनर्जी मुस्लिम समाज को हर बार भड़काता है और उनका वोट बैंक यूज करता है, जो वास्तव में है ही नहीं अभी तक हमारे हाथ में, तो उसमें हम क्या टिप्पणी करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो 9 साल में नहीं ला सकते थे। UCC के साथ साथ एक बहस संविधान पर भी खड़ी हुई है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आ गए तो पूरा संविधान बदल डालेंगे। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाला। ललन सिंह का कहना बर था कि इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने हाँ में गर्दन हिला दी कि लल्लन बात तो सही कर रहे हैं, संविधान बचाना है तो मोदी को रोकना होगा। ललन सिंह का कहना बर था कि इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने हाँ में गर्दन हिला दी कि लल्लन बात तो सही कर रहे हैं, संविधान बचाना है तो मोदी को रोकना होगा। तो कौन सी समाज की ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को हम लोगों से छीनना चाहते हैं? अगर इस बार मोदी जी आते हैं तो निश्चित तौर से देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। ललन जी को संविधान समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। चुनावी राजनीति में माहौल बनाने से बनता है। एक माहौल बिहार में भी बना कि नीतीश कुमार और लालू परिवार में सब ठीक तो है ना। नीतीश 5 दिन पहले दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि देकर गए थे। वो अटल जी के NDA और नरेंद्र मोदी के NDA को अलग अलग दिखाना चाहते थे, लेकिन इस प्लान पर पलीता लगा दिया तेज प्रताप यादव ने। अटल जी के नाम पर बने एक पार्क का नाम बदलकर उन्होंने कोकोनट पार्क रख दिया। उसका उद्घाटन करने भी जाने वाले थे, लेकिन नीतीश जी गुस्सा हो गए, तेज प्रताप वहां नहीं गए। लेकिन नीतीश का पारा अब गर्व दिखता है। नीतीश जी के राज में अब उनका नामकरण भी बदलने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। नीतीश जी बोलते कुछ है और करते कुछ और है। नीतीश का मूड खराब होने से उद्घाटन तो टल गया, लेकिन खबरें फिर गर्म है कि नीतीश और लालू फैमिली में कुछ तो चल रहा है। धुआं बिना आग के तो नहीं उठता है।
तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब, प्रवक्ता है AIMIM के, वो मेरे साथ हैं। AK वाजपेयी साहब, प्रवक्ता है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वो मेरे साथ है। और स्वयं पुरोहित TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ है। स्वयं जी, मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा, पहले CAA के लिए आपने यही बात की, फिर अब आप UCC के लिए कर रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ये ऐलान किया है? नहीं, कैसे आप ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम वोट के बैंक को खुश करने के लिए इसका ऐलान किया गया है? ये ऐलान जो भी किया गया है, ये देश के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किया गया है। हमारे देश का जो संविधान है वो क्लियर कट बोलता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा आवाज उठाई है। जब भी संविधान पर चोट करने का, प्रहार करने की कोशिश की गई है, ये जो सरकार जो दिल्ली में बैठी है तानाशाह की, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लड़वाना चाहती है, देश को आपसी मुद्दों में भाइयों को लड़वाना चाहती है। सभी धर्म के लोग एक साथ रहते चाहते हैं देश के अंदर में। इनको क्या तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ है? अभी देखिए देश में मुद्दा क्या होना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उस मुद्दे पर देश में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, CAA NRC लाना है। ऐसे डिविसिव मुद्दे इनके लिए वोट बैंक प्लस करते हैं। उसी वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी को आगे आना पड़ा इनको रोकने के लिए, और बाकी भी जितनी भी इंडिया के साथ की पार्टियां हैं वो भी साथ में आएगी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जो ला रहे हैं, देश पे तो एक संविधान है, एक कानून है। आज जैन की शादी के तरीके अलग होते हैं, पंजाबियों की शादी अलग तरीके होती है, बंगाल के अंदर में एक अलग तरीके से विवाह होते हैं। तो आप उनके ये अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी पिक्चर देखेंगे, ये सब विशेष अधिकारों को जो रोका जा रहा है, उसी के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। कपड़े, बर्तन, शादी के तरीके, इस पर कोई बात नहीं है। स्वयं पुरोहित जी, UCC फिल्म देखने पर कपड़ों को कैसा पहना जाए, इस पर इसका कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक UCC से मतलब नहीं है। देखिए क्या दिक्कत है, मेरे को ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई कैसे शादी करता है इस पे सरकार का क्या लेना देना है? अगर कोई विवाह करता है तो कानून है ना। अभी डाइवोर्स फाइल होता है, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट में तो डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल होता है। अगर कोई शादीशुदा विवाहित जोड़े साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो वो डिवोर्स करते हैं, अरेंज मैरिज दोबारा होती है। ये तो किसी धर्म में नहीं बोला जाता है। हम तो इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने देश के अंदर में। तो इस देश के अंदर में जब एक आप चाहते हैं कि मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार बना रहे? नहीं, किसी को भी 4 शादी का अधिकार। देखिए, एक शादी, एक आदमी एक शादी करता है, 4 शादी कोई नहीं करता है। मुसलमान जो शादी करते हैं, मुसलमानों की शादी के बारे में वो तलाक, डिवोर्स देने के बाद में दूसरी शादी करते हैं। अभी ट्रिपल तलाक तो लेके आया था इन्होंने। नहीं, मुसलमानों को 4 शादी रहा हुआ, स्वयं जी आपको पता नहीं क्या 4 शादी कर सकते हैं वो? नहीं, क्या नहीं, वो डिवोर्स देने के बाद कर सकते हैं। अभी सब पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपको पता, स्वयं जी पता कर लीजिए, डिवोर्स देने के बाद नहीं होता स्वयं जी। 4 शादी का अधिकार है। असीम वकार जी से पूछ लेते हैं, फिर AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। असीम वकार जी, 4 शादी का अधिकार देता है कि नहीं देता है आपको शरीयत? सर, सबसे पहली बात तो पहले आप सबसे पूछ लीजिए, और जब मुझे मौका दीजिएगा तो मैं इस पर बहुत थोड़ा खुलासे से बोलना चाह रहा था। तो खुलासे से बोलिएगा, पर मुझे बताइए कि क्या शरिया में 4 शादी की इजाजत है? हाँ या नहीं? है या नहीं? नहीं, सुनिए तो सर, आप टीचर नहीं है मेरे। सर मैं टीचर, सर मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछता हूं, वही पूछ रहा हूं आपसे। 1 नंबर वाला मैं तो जानकारी चाह रहा हूं। आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, जी न्यूज इंटरनेशनल चैनल है, देख रहे हैं सब उसको। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के और बाकी इलाकों में एक जाति रहती है, खासी बरादरी, खासी जाति, जनजाति। वहां औरतें एक से ज्यादा शादी करती हैं एक बार में। उसको खत्म करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है। आप इस पर बोलिएगा, आप इस मुद्दे को भी उठाइएगा, पर मुझे बताइए, शरिया लॉ के मुताबिक 4 शादी की इजाजत इस्लाम देता है, हाँ या नहीं? किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश के हिंदू औरतों में 1 से ज्यादा शादी की प्रथा है। अरे सर, आप अच्छी बात है, कहीं है कहीं नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मुझे सिर्फ ये बताइए कि शरिया आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए
कि कल को अगर सर सवाल पूछना मेरा काम है वकार साहब, दीपक चौरसिया जी, सम्मान के साथ सवाल पूछना मेरा काम है, सुनिए, इसी की तनख्वाह मिलती है मुझे। नहीं, बहुत सम्मान, अरे बहुत सम्मान के साथ कल को यूसीसी जब आप लागू करा देंगे। सर यूसीसी में मैं आ ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं शरिया कानून मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है, हाँ या नहीं? अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप नागालैंड पहुंच गए, मेघालय पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए। नासिम भाई ऐसी बात मत करिए, बताइए ना कि आपको शरिया 4 शादियों की इजाजत देता है या नहीं मुसलमानों को? यूसीसी में अगर कल यूसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूं वसीम भाई, मैं तो बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। औरतें, मैं भी बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप डर क्यों रहे हैं? अरे मैं अगर पत्रकार है तो सामना कीजिए। सर मैंने आप तो दुम दबा के भागे जा रहे हैं। आपने वो सुना है गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया, नादान बच्चा हंसी खेल में ये कौड़ी गजब की देके गया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इस्लाम में शरिया कानून में 4 शादियों की इजाजत मुसलमानों को है या नहीं भारत में, ये बता दीजिए। मैं कहना आप पत्रकार है तो मेरा सामना कीजिए ना, दुम दबा के काहे भाग रहे हैं आप? अरे सर मुझे दुम दबा के भागना अच्छा लगता है सर, आप जैसे प्रवक्ताओं का सामना कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता आपका सामना सर। अरे आप क्वालिफाइड पत्रकार हैं सर। अरे सर अनक्वालिफाइड ही सही सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आपके सब सर्टिफिकेट मंजूर है मुझे, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड दुम दबाकर सब मानता हूं, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत शरीयत देती है या नहीं? आप सुनना ही नहीं, आप पूरी बात सुनिए पहले, आप पूरी बात सुनिए पहले। अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या उसमें लिखा होगा कि सिर्फ मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकते हैं? अरे सर मेरा सवाल ही नहीं है ये, मेरा सवाल है कि शरिया कानून 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? इस्लाम आपको हिंदुस्तान में 4 शादी की इजाजत देता है लीगली या नहीं? मुसलमानों को तो बहुत सी इजाजतें हैं शरिया में, 4 शादी की है कि नहीं? और आप ठेकेदार थोड़ी ना मुसलमानों। अरे सर मैं कहां ठेकेदार नहीं है मुसलमानों, ठेकेदार नहीं पत्रकार हूं मैं असीम भाई, मैं ठेकेदार नहीं पत्रकार हूं। आप एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बीजेपी के पत्रकार हैं। अरे सर आप बीजेपी के पत्रकार हैं सर, आप चाहें तो मैं AIMIM का भी पत्रकार बन जाऊंगा, पर मुझे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं सर, कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत है या नहीं? आदमी चाहिए होते हैं, नहीं हमारे क्या ईमानदार आदमी चाहिए होते हैं सर, हमारे MIM वालों के नहीं बन पाएंगे। आप सुनिए सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि बड़े ईमानदार है AIMIM वाले, आपको पता है? आप लोग ये चाहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आप ये चाहते हैं देश में मैसेज दें, आप ये चाहते हैं कि देश में मुसलमान जो है इसका विरोध करे, और 90% जो नुकसान है वो जातियों, जनजातियों, आदिवासियों को है, 10% मुसलमानों को है, 90% मान ली मैंने, हिंदुओं के खिलाफ है, जनजातियों के खिलाफ है, सब बात मान ली, पर मुझे बताइए इस्लाम आपको शरिया कानून आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? हाँ या ना ये बताइए ना, इसको बताने से क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा सर एक बात, अच्छा सर एक बात बताइए, हिंदू धर्म में 4 शादी नहीं है, हिंदू धर्म में 2 शादी भी नहीं है। धर्मेंद्र ने 2 शादी की नहीं की आपके सांसद जी ने, बोलिए। मेरे सांसद नहीं सर, हिंदू धर्म में तो शादी नहीं है 2। हाँ मेरे सांसद नहीं है, बीजेपी देश ने उनको सांसद बनाया था, जनता ने 2 शादियां की थी नहीं की थी? अच्छा मुझे सिर्फ ये सर, धर्मेंद्र ने की होगी, सबको पता है। टिकट किसने दिया था? अच्छा ये नहीं, टिकट किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था सर, बीजेपी ने दिया था, माननीय सांसद है वो, उनकी पत्नी भी सांसद है, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी, मथुरा से जीते, उसी राज्य से जहां से आप बोल रहे हैं अभी। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस्लाम मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है शरिया कानून, हाँ या ना? मैं आपसे नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर यूसीसी पे बहस कर रहे हैं तो यूसीसी बहस कीजिए, कुरान करीम पे और इस्लाम पे बहस क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए कि यूसीसी में अगर आप 4 शादी बैन लगवाएंगे मुसलमानों की, तो क्या बाकी जातियों, जनजातियों को परमिशन दी जाएगी शादी करने की? यह सवाल बनता है। मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमानों को 4 शादी अलाउड है? आप मान रहे हैं कि हाँ शरिया में मुसलमानों को 4 शादी अलाउड है? आप मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की बैन कराएंगे, बाकी की नहीं कराएंगे? सर मैं तो कुछ, मैं मानने वाला कौन होता हूं सर? मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं मानने वाला कौन होता हूं सर?
सरकार ने करना है, जनता के कहने पर आएगा। आप भी हंस रहे हो आप। मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए कि शरिया में मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है या नहीं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी पे बहस कीजिए। अरे भोले भाले हैं आप। जिस दिन आप शरिया पे बहस कीजिएगा उस दिन शरिया पे बहस कीजिएगा। अरे यूसीसी शरिया से जुड़ा हुआ है ना, आपको भी पता है सैयद साहब, वकार साहब। नहीं जुड़ा है शरिया से। अच्छा, यूसीसी भारत की जातियों, जनजातियों, आदिवासियों से और अदर बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ है सर। चलिए मान लिया मैंने, इन सब से जुड़ा हुआ है। 90% लोगों से जुड़ा हुआ है यूसीसी। पर आप ये बताइए कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत शरिया देता है या नहीं देता? इतना तो बता दीजिए, हाँ या ना। क्या दिक्कत है इसमें असीम भाई? है और नहीं वो हम लोग नहीं, वो हम लोग का इस्लाम नहीं, वो हम लोग का इस्लामिक मामला है, वो हम लोग का धार्मिक मामला है, वो हम लोग के धार्मिक अधिकार हैं, बहुत से हैं, कई तरह के हैं। उसको आपको दिक्कत क्या? आप यूसी बहस कीजिए ना। मैं कौन होता हूं दिक्कत करने वाला असीम भाई? मैं कौन सर, मैं कौन? मैं बैठा हूं यूसीसी पे ही बैठा हूं सर। अरे सर मैं आप मान रहे हैं ना कि यूसीसी पे ही बैठा मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है? आप मान रहे हैं ना? हाँ बोल रहे हैं ना? अरे सर मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी में क्या सिर्फ मुसलमानों का अधिकार खत्म कराएंगे, बाकियों को रखेंगे? सबका खत्म होगा सर, सबका होगा। आप आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? अरे सुनिए तो सर। आपने कहा ना हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, बड़ी मजेदार इस्लाम देता है। अरे दीपक भाई सुनिए, बड़ा अरे देखिए एक बात याद आ गई मुझे, मैं आपको बताऊं। एक पत्रकार थे, मुझसे कहने लगा आपके यहाँ तो रिश्तों में शादी होती है, मामा दाद चचा दाद। हमने कहा यस होती है। कहने लगे ये कोई मजहब है? और हमने कहा साउथ में ब्राह्मणों में सगा मामा सगी भांजी शादी करता है, ये कौन सा मजहब है? अब वो भाग गए, अब जवाब नहीं उनके पास। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में धुरवा जनजाति में ऐसे ही आपने पूरी दुनिया पे स्टडी कर रखी है, पूरे भारत पर स्टडी कर रही है, पर इस्लाम के बारे में आप बताना ही नहीं चाहते असीम भाई। नहीं आप सिर्फ इस्लाम पे ही बारे में, यही तो आपको साबित कर देती देर से। डिबेट खोलूंगा तो जनजातियों पर भी आऊंगा, आपके पास जनजातियों पर सब पर आऊंगा, आप सवाल भी पूछूंगा। आपके पास महारत ही नहीं किसी टॉपिक पर सिवाय इस्लाम, ले इस्लाम, दे इस्लाम। आप आपको किसी बारे में जानकारी नहीं, आप सिर्फ इस्लाम पे आते हैं बात करने। यूसीसी पे बात करने आए तो यूसीसी पे बात कीजिए। यूसीसी पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? क्या यूसीसी से मुसलमानों के लिए लेके आ रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं असीम भाई, मैं कह ही नहीं रहा हूं। देखिए अगर आप ये कह दीजिए यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करें, हाँ या ना नहीं बोल रहे एक मुद्दे पर। सर आप नहीं कर रहे हैं। आपने मान लिया कि हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, इस्लाम आपको अधिकार देता है, माना ना आपने ये? सर मैंने आपसे कहा ना, आप ये कहिए कि नहीं आप ये कहिए कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए लेके आ रहे हैं, बाकियों को छुआ नहीं जाएगा। मैं बात करने में मैं कौन होता हूं कहने वाला असीम भाई? क्या बात करते हैं आप? इतने समझदार आदमी है, समझदार इंसान है। नहीं आप अगर बोलिए मुंह से। अरे मैं कौन भाई? मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जिनको पुकारता हूं कि मेरे कहने से देश चलता है। देश जनता चलाती है सर, और जनता जनार्दन है। खैर आपने 10 मिनट मेरे ले लिए, आपने सीधा जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह आपने माना कि हाँ इस्लाम में 4 शादियों का अधिकार। छोड़ लीजिए, वाजपेयी जी के पास चलता है। वाजपेयी जी बताइए क्या है मामला है? देखिए हमें अभी जो स्टेटमेंट आपने ममता दीदी की दिखाई है, तो ये ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं राज्य की, और संविधान से ही सब चीजें चलाती हैं और क्लेम करती हैं और संविधान की दुहाई देती हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एनआरसी मैंने नहीं लगने दिया। एनआरसी आया कहाँ है भाई? नहीं लगने और न लगने का क्वेश्चन तो जब होगा जब एनआरसी आ जाता या CAA आ जाता, जब आया ही नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गुमराह करने की क्या जरूरत? मतलब वोट के चक्कर में जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दिया है? ये तो सरासर देखो, दूसरों को ब्लेम आप करते हो, लोकतंत्र की दुहाई दोगे, संविधान की दुहाई दोगे, और जो फैक्ट है ही नहीं उसमें कह रहे हो देखो जी हमने आने नहीं दिया। मतलब क्या हुआ इस बात का? अब आइए यूसीसी पे। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो संविधान का हिस्सा है, संविधान का मैंडेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये पार्ट है, और ये हर सरकार को लागू करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जब संविधान सभा की बहस चल रही थी। तो इसमें ऐतराज क्या है? आप इनका सवाल ये और इसको कन्फाइन करते हैं, वकार साहब को सब मालूम है, और उनके मानने या ना मानने से नहीं होगा कि 4 शादियां हैं कि नहीं है।
4 शादियां हैं, डंके के चोट पर हैं, उनके इस्लामिक रिलीजन का हिस्सा है, कुरान का हिस्सा भी है और लोग करते भी हैं। तो वो माने न माने उससे सबको जनता देख रही, सब मालूम उनको। हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन जो रेफरेंस है जो लॉ कमीशन के पास गया और जिसमें करीब 10 लाख के करीब सजेशंस और व्यूज आए हैं, उसमें 4 चीजें कवर हैं: शादी ब्याह, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन। इसके अलावा उसमें कोई बात नहीं है। ये अभी सज्जन एक कह रहे थे कि कपड़े पहनोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं, ये सब चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं है। हिंदू जैसे सक्सेशन एक्ट बना है उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, और जिन कम्युनिटीज के, जिन समाज के लॉ नहीं है, अगर लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे 4 शादियों मामला, उसको भी ठीक किया जाएगा। पॉपुलेशन के जैसे अडॉप्शन की बात है, उसको भी ठीक किया जाएगा। तो एक तरह का कानून अगर सबके लिए समान कानून, समान नागरिक वाली बात हो जाए, जैसे आईपीसी है अपना या सीआरपीसी है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि भाई, मैंने भी आपको टोका था कि कपड़े पे, पूजा पद्धति पे, इन चीजों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है, ये सिर्फ शादी रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ा हुआ है इनहेरिटेंस कानून से। आपको क्या दिक्कत लग रही है? मेरा नहीं, देखिए शादी विवाह जो है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अपना अपना तरीका होता है, उस तरीके से विवाह होता है। विवाह का जो प्रचलन है, देखिए पहले आप इतिहास में जाइए कि हमारे देश के अंदर में सनातन धर्म में, राजस्थान और वगैरह में सती प्रथा थी। सती प्रथा में जब पति मर जाता था, बाल विवाह होता था, पति मर जाते थे, तब सती हो जाती थी स्त्री उनकी। मगर आज क्या है, आज डिवोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर लड़के लड़की में झगड़े होते हैं, वो अपने पति को कानूनी रूप से, वो कानून उनको ताकत दी है महिलाओं को कि नहीं, आप अपनी जिंदगी नए सिरे से जी सकते हैं। तो आज मुसलमान भी जो है, वो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो ये से कानून को नहीं मानते हैं। आज मुस्लिम बच्चियां भी, जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो अपना अधिकार जानती है कि अगर उनका पति अगर उनको छोड़ करके दूसरी महिला के साथ विवाह करता है तो वो भी अपने धर्म के ऊपर आ सकती है। बात यह नहीं है, बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, ये मुद्दों से देश को, मतलब एक देश के अंदर में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा करना चाहती है हर वक्त। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, कभी सीए का मुद्दा हो, कभी पाकिस्तान का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर इनको चुनाव जीतना है। असली मुद्दों पर यह बात नहीं करते हैं। धर्म और जाति के बीच में विभाजन, आज देखिए देश के अंदर में हम लोग मेजोरिटी, हिंदुस्तान के अंदर में जो जिस तरह से सभी धर्म, आज जैन धर्म है उनकी अपने रीति रिवाज है, सिख धर्म है उनका अपना रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के अपने रीति रिवाज है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर में जितनी जातियां हैं, जातियों के अलग अलग, मैं बोलूंगा बंगाल की जो शादियां होती है, राजस्थान की शादियां हैं, बिहार, हर जगह अलग अलग तरह का विवाह है, प्रचलन है। उसके अंदर में दखलंदाजी करना उचित नहीं है। सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं करता है। मतलब क्या है? शादी पद्धति, विवाह पद्धति पे स्वयं पुरोहित जी कोई दखलंदाजी नहीं है। ये कानून हेस्टिंग्स लाना चाहते थे, अंग्रेज लाना चाहते थे, वो कानून भाजपा क्यों लाना चाहती है? ठीक है, मैंने आपको 2 मिनट दिए, अब मैं 90 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं, उतना ही टाइम आप बोलेंगे। क्या होता है फिर बहुत ज्यादा लंबा भाषण हो जाता है और बातें ड्रैग करती है। डीके दुबे जी 90 सेकंड आपके। आप बताइए, स्वयं पुरोहित जी की बात, जो तर्क वो दे रहे हैं, आप क्या उससे सहमत हैं? और आप तो सिविल वॉर कराना चाहते हैं, आपके और आपकी विचारधारा से लोग, जो कानून अंग्रेज लाना चाहते थे वो आप लाना चाह रहे हैं। देखिए, ये कानून जो है वो किसी के अधिकार ले नहीं रहा, ये अधिकार दे रहा है, उन बहनों को अधिकार दे रहा है, उन लोगों को अधिकार दे रहा है जिनको राइट होना चाहिए इक्वलिटी का। आप सब जानते हैं आर्टिकल 14 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन जब इनइक्वालिटी होती है और धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम से इनइक्वालिटी होती है, तो मुझे लगता है कि ये राज्य के कानून की व्यवस्था होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी को खत्म करे। ये कानून लाना ही एक उनका काम है और इंप्लीमेंट करना है। जैसे पुरोहित जी कह रहे हैं, तो इनके अनुसार तो मुझे लगता है हिंदू लॉ भी नहीं होना चाहिए और कोई कानून ही नहीं होना
होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कानून लाने से समस्या होगी, तो कानून सब खत्म कर देने चाहिए, हिंदू लॉ भी खत्म कर देने चाहिए, इस्लामिक लॉ भी खत्म कर देने चाहिए, क्रिश्चियन लॉ भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कोई विचार है क्या? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी। देखो कितनी अच्छी बात कही, सती प्रथा खत्म कैसे हुई? कानून लाकर ही हुई ना, तो कानून लाकर सती प्रथा को खत्म किया गया। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के दिमाग में ये बात क्यों थी कि अगर अव्यवहारिकता है तो उसको व्यवहारिक रूप से समानता लानी चाहिए, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उसको आर्टिकल 44 में बनाकर रखा। तीसरी बात यह है कि जब आदिवासी या वनवासियों की बात करते हैं तो भाई सबके लिए कानून है, केवल एक संप्रदाय को क्यों बुरा लग रहा है या एक पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है? इसमें तो इक्वलिटी की बात कही गई कि हम सबको इक्वलिटी लाएंगे, किसी को इनइक्वल नहीं रखेंगे। ठीक है, स्वयं जी बताइए क्या कहेंगे आप तर्क पर जो डीके दुबे जी ने दिया? नहीं, देखिए दुबे जी ने जो बात कही है, देखिए वो अपने कानूनी तर्क दे रहे हैं, मगर मुझे ये पूछना है उनसे कि क्या अभी देश के अंदर में जो माहौल है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, कश्मीर में 370 लागू होने के बावजूद भी आज तक वहां पर पूर्ण स्थापना नहीं कर पाए हैं, लोग कश्मीरी पंडित वहां जाके नहीं रह पा रहे हैं, तो ये स्थिति देश के अंदर में है। आपने नोटबंदी की नहीं, सुनिए मेरी बात, जिस तरह से आप फैसले लेते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, असली मुद्दों से भटकाने के लिए, ये एक छलावा है, मैं यही बोलना चाहूंगा। और इस तरह के कानून से किसी का भला नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है देश की जनता के साथ, देश को गुमराह करने के लिए। इससे देश की उन्नति नहीं होने वाली है। आप बात करिए, एक तरफ हम लोग चांद में जा रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं चांद में जाने की, और एक तरफ हम दूसरों के धर्म, कोई कैसे पूजा करेगा, कोई कैसे विवाह करेगा, कोई कैसे बच्चे को गोद लेगा, उसके ऊपर में कानून अपनी राय डालेगा। सरकार को क्या मतलब है? कानून तो बना हुआ है, आपको कुछ बदलना है कानून में, अमेंडमेंट करिए। मगर इस तरह से आप, इस तरह का कानून पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। हालत देखिए ना, वो पाकिस्तान की क्या हालत है। आप भारत को पाकिस्तान के साथ बना देना चाहते हैं, पाकिस्तान जैसी हालत बना देना चाहते हैं भारत की। अरे धर्म और जाति के नाम पर भारत नहीं बना है। भारत देश एक मतलब यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, सबको जोड़कर बना है भारत। यह सोचने का विषय है देश कैसे बना है, सब जाति धर्म को छोड़कर, समुदाय को जोड़कर यह देश बना है। इस देश के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है। ये जितने भी समझदार लोग हैं, जितने ने भी इस देश के अंदर में कानून पढ़ा है, वो जानते हैं कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ है। ठीक है, और वही हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है। ठीक है, डीके दुबे जी आप हाथ उठा रहे थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में फिर आगे के प्रवक्ताओं पे जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश में माहौल, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी 10 वर्ष पहले का जो माहौल है उससे तो बहुत अच्छा माहौल है अभी देश में। दूसरी बात यह आती है कि सन 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तब उसके बाद संविधान तुरंत बनना शुरू हो गया था। 1947 में पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन में और इन दोनों घटनाओं में लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। उसके बावजूद संविधान बनाने वाले बना रहे थे। देश में डिस्टर्बेंस हो रहा था, तब भी कानून बन रहे थे, क्योंकि कानून संरक्षण देते हैं, कानून किसी के अधिकार लेते नहीं हैं, और कानून संरक्षण देकर व्यावहारिकता में लोगों को लाते हैं, देश की इक्वलिटी को लेकर आते हैं, देश में समानता को लेकर आते हैं, ताकि आपस के झगड़े, परिवार के झगड़े, पत्नियों के झगड़े, बच्चों के झगड़े, उत्तराधिकारियों के झगड़े समाप्त हो सकें। और वो ऐसा ना हो कि किसी पुरोहित के या किसी पंडित के या किसी मौलाना के हाथ में चले जाएं और वो अपने हिसाब से खेलने लगें। कानून जब होता है तो इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को हुकूक मिलता है, राइट मिलता है, और जब किसी को राइट मिलता है तो उसके राइट के वायलेशन होने पर वो राइट आज भी है दुबे जी, राइट जाकर वो राइट आज भी मिला हुआ है। अगर किसी औरत, चाहे वो मुसलमान हो, धर्म देख करके FIR नहीं दर्ज होती है थाने में। हाँ ठीक है, तो आप क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, हम सिविल लॉ की तो बात हो रही ना, इसमें क्रिमिनल लॉ की कहां बात हो रही, तो मैं सिविल लॉ की बात हो रही। और ये कहा जा रहा है, आप, मैं बता, नहीं सिविल लॉ, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरह से अगर एक बेटी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, जी देखिए, एक बच्ची है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस बच्ची के ऊपर में उसका अपना अधिकार होना चाहिए। वो अपना, आज पढ़ी लिखी लड़की अगर वो नहीं सोचेगी कि मेरे को एक के साथ दो पति के साथ में, एक पति के साथ 2 पत्नियां 3 पत्नियां रहेगी, इसमें धर्म का, मैं बोलता हूं मुस्लिम धर्म भी इस चीज को नहीं। देखिए शरीयत कानून जो है वो अपना है।
मुझे बताइए यूसीसी में कहीं ये कहा गया क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है ना। अरे आपने तो भैया आप स्काइप पे थोड़ा भी तेज बोलेंगे आगे होंगे तो आपकी आवाज कट जाएगी। स्वयं जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं अरविंद वाजपेयी जी से इसका जवाब लूंगा। स्वयं जी कंप्लीट करिए, आपका है 60 सेकंड। जी देखिए बहुत ही नट एंड सल में है दीपक जी, बहुत नट एंड सल में है कि देश के अंदर में अभी लोगों को रोजगार चाहिए। अभी लोगों को मुद्दा ये नहीं है कि अभी देश के अंदर में जो महंगाई है, जो जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है। अभी दुबे जी बोल रहे थे कि अभी 10 साल पहले जैसा हाल है। मैं बोल रहा हूं 10 साल पहले 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 50-60 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता था। अभी कितने में मिल रहा है? अभी सब्जियां आटा कितना रुपए किलो था, आज सब चीज के दाम मैं बोलता हूं मोदी काल में एकदम आसमान छू रहे हैं। आसमान लूटा जा रहा है। औरंगजेब के बाद में कोई सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाली सरकार है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, अंग्रेजों ने भी भारत को इतना नहीं लूटा जितना हर चीज में। आप जो बैंक से एटीएम से भी पैसे निकालते हैं तो लोगों की जेब काट रहे हैं। आप डायरेक्ट आप जीएसटी के नाम पे लूट रहे हैं, आप डंडा मार करके ईडी के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं। इस तरह का माहौल, ठीक है। अरविंद वाजपेयी जी जो स्वयं पुरोहित तर्क दे रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? स्वयं पुरोहित तो कोई तर्क ही नहीं दे रहे। जैसे इनकी ममता बनर्जी गुमराह कर रहे हैं, ऐसे ये भी डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। कभी महंगाई पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, आर्टिकल 44 संविधान का हिस्सा है, प्रावधान है। और एक सेकंड, और वो सेंट्रल एक्ट है। महंगाई मुद्दा भी डिस्कस कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है उसमें, वो भी डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रल एक्ट बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी, उसको कैसे रोक लेंगी ममता दीदी? मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब ये गुमराह करते करते कुछ भी बोल दोगे। सेंट्रल एक्ट में स्टेट एक्ट को ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। कंकरेंट लिस्ट में ये होता है संविधान में दिया हुआ विषय के इस पे दोनों बना सकते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है ही नहीं, तो कैसे रोक लोगे आप इसको? पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया तो वो लागू होगा ही होगा। हाँ, उसमें ये कर सकते हैं कि कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं इन कंफर्मिटी विद द मेन एक्ट, उससे ज्यादा पावर ही नहीं है उसको। देखिए, अरे सुनिए ना, नियत अभी नियत भी बताएंगे, नियत पे भी आते हैं। देखिए, ये सरकार ही ला सकती है जब संविधान का हिस्सा है आर्टिकल 44, तो यही संविधान लाएगी इसको। और आप याद करिए, नेहरू जी ने भी कहा था, गरीबों के लिए कानून लाइए ना। नेहरू जी की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो उन्होंने भी कहा था, देयर मस्ट बी सिंगल लॉ एंड ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वल। और आर्टिकल 14, 19, 21 जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसी का हिस्सा है। तो इसको लागू करने में कोई घबराहट। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी बार बार कह रहे हैं कि जात पात सती प्रथा, और ये सती प्रथा भी ठीक कराई गई थी, ये भी ठीक किया जाएगा। और जैसे ही ड्राफ्ट आएगा सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। अभी पीछे स्टेटमेंट आई थी होम मिनिस्टर साहब की कि नॉर्थ ईस्ट के जो परंपराएं हैं उसको इसमें एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो आपका वक्त खत्म हो गया है। असीम बकार जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बहस है दीपक भाई। सबसे पहले तो एक बात कह दूं कि जब आप अफगानिस्तान की वार कवर करते थे ग्राउंड पर, तो हम लोग आपको देखते थे और सराहना करते थे कि पत्रकार ऐसा होना चाहिए। आप कभी पर्सनल किसी चीज को मत लीजिएगा मेरी। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा यूसीसी पे बहस हो रही है। भारत विविधताओं का देश है, बहुत से धर्मों का देश है, जातियों जनजातियों का देश है। इसी मुल्क में एक स्टेट है गोवा। गोवा में एक कानून है कि अगर 35 साल की उम्र तक मर्द की शादी के बाद लड़का पैदा ना हो तो कानून उसको अधिकार देता है कि वो दूसरी शादी कर ले। खाली मुसलमानों पर सवाल क्यों करते हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जब कानून आएगा तो देश के प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होगा, प्रत्येक व्यक्ति पे। उसमें आसिम वकार पे भी लागू होगा, वाजपेयी साहब पे भी होगा, चौरसिया साहब पे भी होगा, जितने लोग हैं सब पे लागू होगा। तो अगर पूरे देश पे कानून बन रहा है तो उसमें नुकसान और फायदा मुसलमानों से क्यों पूछा जा रहा है? मेरा मेरा मतलब यह है कहने का, अगर इस्लाम में 4 शादियों का अधिकार है, ये बड़ी बहस है। धर्मों पे 1 घंटे की डिबेट में हम टेलीविजन पे बैठ के बहस नहीं कर सकते, किसी धर्म पे नहीं कर सकते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना किसी भी नहीं कर सकते। ये बड़े मैटर हैं। जिस टॉपिक पर हम बहस कर रहे हैं उस पर कर लें।
मेरा मानना यह है कि जब पूरे देश पे लागू हो रहा है तो मुसलमानों से सवाल क्यों कि आप परेशान क्यों हैं, आप क्यों परेशान हैं। मेरा दूसरा मसला यह है कि जब शादियों पे आप बात करेंगे, कानून बनाएंगे, तो उसमें यह थोड़ी ना कहा जाएगा कि सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा, बाकी धर्मों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, गोवा में जो कानून है 35 साल के बाद अगर बच्चा नहीं होगा, आपके 90 सेकंड हो गए तहसीन भाई, फिर भी मैंने आपको वक्त दिया। अब जवाब ले लेते हैं अरविंद जी से, ये कंक्लूडिंग कमेंट होगा। अरविंद जी बताइए, वकार साहब की बात से आप सहमत हैं? देखिए हम ये कह रहे, वकार साहब की बात बिल्कुल हम एग्री करते हैं इनकी बात से। इनको कहिए स्वागत करेंगे। अगर ये कह रहे हैं मुसलमानों से क्यों पूछा जा रहा है या इनको कोई ऐतराज नहीं है, 2 शब्द इनसे पूछ लीजिए, क्या यूसीसी आएगा तो उसका स्वागत करेंगे या उस पर ऐतराज करेंगे? अभी क्लियर हो जाएगी बात सारी। नहीं, इनके पार्टी के सदर तो कह चुके हैं कि यूसीसी आना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये कह चुके हैं, या ये MIM तो कह चुकी है, ओवैसी साहब ने खुलकर कहा था। नहीं, सुनिए भाई, अगर ऐतराज है सर जवाब दे दूं। नहीं, अब असीम भाई उनका टाइम खत्म नहीं हुआ था, खत्म करने दीजिए, मेरे पास फिर बहस को बढ़ाने का बिल्कुल वक्त नहीं है। वाजपेयी जी, हम ये कह रहे हैं कि इनको जो ऐतराज जो इनके दिल में है, यूसीसी का ड्राफ्ट आने के बाद ही इनका ऐतराज की बात होगी। इनको ये कहना चाहिए कि जब तक ड्राफ्ट नहीं है, अगर मान लो इनकी चीजों को नहीं छेड़ा गया, धार्मिक चीजों को नहीं छेड़ा गया, ये सिर्फ 4 चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा 2 लाइन में जवाब वकार साहब, 2 लाइन में जवाब। वाजपेयी जी आप वकील हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे सदर साहब ने खाली नहीं कहा है, देश के लॉ कमीशन ने कहा है कि यूसीसी की देश को जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप पहले ड्राफ्ट लेके आइए, पहले आप बताइए तो क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट से पहले ओवैसी साहब ने क्यों बोला, ये भी पॉइंट है। आप लेके विरोध किया, समर्थन तो किया, ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। ज़ी न्यूज़।